स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी के इस लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियों की। पृथ्वी की गतियां एक ऐसा टॉपिक है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों के बेसिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है घूर्णन गति, जिसे हम रोटेशन मोशन भी कहते हैं या दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन कह लीजिए, रोटेशन कह लीजिए, दैनिक गति कह लीजिए। दूसरी होती है परिक्रमण गति, जिसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन गति की। तो घूर्णन गति का मतलब हुआ पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाना। अक्ष की बात करें तो अक्ष क्या है? अक्ष एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाती है। अर्थात पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन जो है, वो पृथ्वी का अक्ष कहलाती है। और इसी अक्ष के परितः पृथ्वी 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। इसी घूर्णन गति के फलस्वरूप आप देखेंगे कि दिन और रात में परिवर्तन होता है, ज्वार-भाटे की उत्पत्ति होती है। ये जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, ये पूरी 24 घंटे ना होकर 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड का समय लेती है। इसे हम लगभग 24 घंटे में काउंट करते हैं। और इस समय पृथ्वी की रफ्तार होती है लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की लगभग रफ्तार से पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती रहती है, चक्कर काटती रहती है, जिससे हम कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। दूसरी गति आती है दोस्तों वार्षिक गति या परिक्रमण गति, जिसे हम ईयरली मोशन या रिवॉल्यूशन कहते हैं। परिक्रमण का मतलब हुआ पृथ्वी जब सूर्य के सापेक्ष चारों ओर उसकी एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है, उसी को हम कहते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति। ये वार्षिक गति जो है कुछ इस तरह से घटित होती है, जिसमें दो अयनांतों की स्थिति आती है 6-6 माह की अवधि में, और दो विषुव की स्थिति आती है 6-6 माह की अवधि में। इस प्रकार से पूरा एक साल में ये गति पूरी होती है, परंतु इसमें पूरे 365 दिन ना हो, पूरे 366 दिन ना होकर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड का समय लगता है, जिसे हम एक वर्ष में 365 दिनों के रूप में काउंट करते हैं। शेष बचे हुए जो 6 घंटे हैं, इन 6 घंटों को प्रत्येक चौथे वर्ष में जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष में जब हम इन 6 घंटों को जोड़ते हैं तो बनता है 24 घंटे का एक पूरा दिन, जिसे उस वर्ष की फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। और जिस वर्ष फरवरी माह में पृथ्वी, क्षमा चाहूंगा, जिस वर्ष फरवरी माह में 29 दिन हो जाते हैं, वह वर्ष कहलाता है लीप ईयर या अधिवर्ष। इस प्रकार यह हुई पृथ्वी की परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन मोशन। अब ये जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है, ये चारों तरफ से जब पृथ्वी घूम रही है, इसके दौरान कई प्रकार की खगोलीय घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे एक खगोलीय घटना कहते हैं जिसे हम अयनांत कहते हैं, और वर्ष में 2 बार अयनांत की स्थिति आती है। एक अयनांत होता है 22 दिसंबर के लगभग, जिसे हम विंटर सोल्स्टाइस या शीत अयनांत कहते हैं, या दक्षिण अयनांत भी इसे कहा जाता है। ये जो दक्षिण अयनांत की स्थिति है 22 दिसंबर या 21 दिसंबर कभी भी घटित हो सकती है, और 22 दिसंबर को जब ये घटित होती है तो इस स्थिति में पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वह सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, अर्थात सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। और सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होता है तो पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, वह दक्षिणी गोलार्ध पूरी तरह से गर्मी के प्रभाव में रहता है। दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में गर्मी का प्रभाव रहता है, और हमारे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का प्रभाव रहता है। ये जो अयनांत की स्थिति 22 दिसंबर को पड़ रही है, इस 22 दिसंबर की अवधि को हम ये कह सकते हैं कि यह दक्षिणी ध्रुव का, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अर्थात विंटर सोल्स्टाइस इज द लार्जेस्ट डे ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। अब यह स्थिति आगे बढ़ती है, दिसंबर से जनवरी, फरवरी और मार्च की स्थिति में पहुंचती है। मार्च की स्थिति में जब ये पहुंचती है पृथ्वी,
तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, बल्कि सूर्य सीधा लंबवत होता है विषुवत रेखा पर। सूर्य अब सीधा लंबवत किस पर है? विषुवत रेखा पर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर साल भर लंबवत रहती हैं, परंतु सूर्य साल में 2 बार विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत हो जाता है। तो एक बार हुआ 21 मार्च की अवधि को, जिसे कहा जाता है विषुव की स्थिति। विषुव क्या है? तो विषुव एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी खगोलीय पिंड के ऊपर सूर्य की किरणें या सूर्य जब लंबवत होता है तो वह स्थिति इक्विनॉक्स या विषुव की स्थिति कहलाती है। क्योंकि सूर्य की किरणें साल भर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसी कारण से उस स्थान को, उस क्षेत्र को विषुवत कहा गया है, विषुवत या विषुव के जैसा या इक्वेटर कहा गया है। अब ये जो 21 मार्च की स्थिति बन रही है, इस 21 मार्च की स्थिति में ना तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, ना ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, बल्कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी आगे बढ़ती है अपने परिक्रमण के दौरान। फिर अगले 21 जून तक आते आते पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव था यह सूर्य की ओर झुक जाता है, और जब यह सूर्य की ओर झुक जाता है तो स्वाभाविक सी बात है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का प्रभाव आ जाएगा और सूर्य सीधा लंबवत होगा कर्क रेखा पर। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है वह स्थिति 21 जून को कहलाती है समर सोल्स्टाइस या ग्रीष्म अयनांत। इसी को उत्तर अयनांत भी कह दिया जाता है। ग्रीष्म अयनांत, उत्तर अयनांत या समर सोल्स्टाइस जिसे नाम दिया गया है 21 जून, जिसे कह सकते हैं हम कि उत्तरी गोलार्ध का 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाता है। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो 21 जून की अवधि को समर सोल्स्टाइस या ग्रीष्म अयनांत की स्थिति को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि सूर्य सीधा कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट यूं हो जाता है कि अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत विषुवत रेखा से लगभग लगभग 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का लगभग लगभग 50% हिस्सा यानी कि दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसी कारण से हमारे इस क्षेत्र में अधिकतर गर्मी का प्रभाव देखा जाता है। और 21 जून की अवधि जब आती है तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, और यह कहीं ना कहीं भारतीय मानसून के आगमन के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्यों अदा करता है? क्योंकि जब यहां पर 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर जब लंबवत होगा तो यहां थार के डेजर्ट में या थार के मरुस्थल में और उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में यहां लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। निम्न दाब का क्षेत्र कब बनता है? जब कहीं पर तापमान, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है तो वहां पर लो प्रेशर का जोन बन जाता है। क्योंकि जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और स्वाभाविक सी बात है जहां पर हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी वहां पर लो प्रेशर का निर्माण होगा। तो ये भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण
22 दिसंबर की स्थिति शीत अयनांत की स्थिति या विंटर सोलस्टाइस की स्थिति, जिसमें मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत या विंटर सोलस्टाइस नाम दिया गया है। ये देखिए समर सोलस्टाइस की स्थिति क्या बन रही है। सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ रही हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र में, परंतु 21 जून की स्थिति में, जिसे हम ग्रीष्म अयनांत कह रहे हैं, इसमें उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर है और सूर्य सीधा कर्क रेखा पर लंबवत हो जा रहा है। अब सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत हो गया तो मकर रेखीय क्षेत्रों में शीत का प्रभाव बढ़ गया। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन, दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन और उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रातें हो जाती हैं। विषुव की स्थिति अभी मैंने जैसा बताया कि वह स्थिति है जब पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही सूर्य से दूसरी ओर, बल्कि बीच में होता है। यह सूर्य की किरणें पृथ्वी के किसी क्षेत्र पर जब लंबवत हो जाती हैं तो वह स्थिति विषुव की स्थिति कहलाती है। यहाँ पर विषुव की दो स्थितियां हैं, 21 मार्च की स्थिति व 23 सितंबर की स्थिति। 21 मार्च व 23 सितंबर दोनों स्थितियों में विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य की किरणें साल भर विषुवत रेखा पर लंबवत हैं, परंतु पूरा सूर्य जो लंबवत हो रहा है वो 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति में बन रहा है। इसी प्रकार जब पृथ्वी अपने रिवॉल्यूशन में होती है तो रिवॉल्यूशन के दौरान एक बार सूर्य से अपनी निकटतम स्थिति में होती है और एक बार सूर्य से अपनी दूरस्थ स्थिति में होती है। इस निकटतम और दूरस्थ स्थिति को उपसौर और अपसौर, पेरिहेलियन और एपहेलियन के नाम से भौगोलिक भाषा में या भौगोलिक शब्दावली में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं उपसौर की घटना। ऐसी खगोलीय घटना जिसमें सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी में अंतर देखा जाता है, अर्थात सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। इसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जब सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो पृथ्वी अपनी न्यूनतम दूरी, इस औसत दूरी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर की स्थिति में होती है। इस स्थिति को भौगोलिक भाषा में पेरिहेलियन या उपसौर कहा गया है। उप का अर्थ होता है पास, अर्थात सूर्य से निकटतम स्थिति, और यह होती है प्रतिवर्ष 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पेरिहेलियन की स्थिति या उपसौर की स्थिति घटित होती है। और जब पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अपनी दूरस्थ स्थिति में होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर, जो कि औसत दूरी से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इस स्थिति को अपसौर या एपहेलियन की स्थिति कहा जाता है।